आज हम अध्ययन करने वाले हैं अंतर्दृष्टि एवं सूझबूझ का सिद्धांत इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसका प्रतिपादन वर्दीमर, कोफका और कोलर के द्वारा किया गया है। ठीक है, अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम लगी थी, उसमें एक सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था कि इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, और विकल्प में वर्दीमर या वर्दाइमर दे रखा था। तो प्रवर्तक है मैक्स वर्दीमर, कुर्ट कोफका और वोल्फगैंग कोलर, यानी तीन वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोफका और कोलर विकल्प में नहीं थे, वर्दीमर विकल्प में था। प्रश्न पूछा इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो वर्दीमर, कोफका और कोलर तीनों के द्वारा किया गया। विकल्प में किसी भी मनोवैज्ञानिक का नाम देकर हमें सिद्धांत के बारे में पूछा जा सकता है कि अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत है, इसका प्रवर्तक निम्न में से कौन है। इस सिद्धांत का जो सहयोगी है वो सहयोगी किसको माना गया, कुर्ट लेविन को माना गया। अब हम बात करते हैं इस सिद्धांत के अन्य नाम। इस सिद्धांत को अन्य किस नाम से पुकारते हैं, अन्य नाम। अन्य नाम में इसको गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, इसके अलावा इसको समग्रतावादी सिद्धांत, समग्रतावादी सिद्धांत, या फिर इसको अवयववादी सिद्धांत के नाम से भी पुकारते हैं, अवयववादी सिद्धांत के नाम से भी पुकारते हैं। कि अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत है, सिद्धांत को अन्य किस नाम से पुकारते हैं, गेस्टाल्ट सिद्धांत। गेस्टाल्ट सिद्धांत के अलावा समग्रतावादी सिद्धांत, और समग्रतावादी सिद्धांत के अलावा इसको अवयववादी सिद्धांत के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किस आधार पर और कैसे किया गया था। कि ये जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है, इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट थ्योरी के नाम से भी पुकारते हैं। किसके नाम से पुकारते हैं, गेस्टाल्ट थ्योरी के नाम से भी पुकारते हैं। गेस्टाल्टवाद की बात करें तो ये गेस्टाल्टवाद जर्मनी की एक विचारधारा थी। गेस्टाल्टवाद एक जर्मनी की विचारधारा थी, और इस गेस्टाल्टवादी विचारधारा का जो उदय है वो जर्मनी में 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? गेस्टाल्ट है क्या कि गेस्टाल्टवादी एक विचारधारा थी, गेस्टाल्ट एक जर्मनी की विचारधारा थी गेस्टाल्टवाद, और इस गेस्टाल्टवाद का जो उदय वो जर्मनी में कब हुआ था, 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। इस विचारधारा के संबंधित तीन मनोवैज्ञानिक थे, और तीनों में से एक था वर्दीमर, एक था कोफका और एक था कोलर। इस विचारधारा से संबंधित तीन मनोवैज्ञानिक थे, मैक्स वर्दाइमर, कुर्ट कोफका, वोल्फगैंग कोलर। ये तीनों मनोवैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत दिया वो सिद्धांत तो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहलाया। ठीक है, और स्वयं गेस्टाल्टवादी कहलाए। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है, गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है पूर्ण आकार, जिसका अर्थ होता है पूर्ण आकार या समग्र आकृति। गेस्टाल्ट जर्मन यानी जर्मनी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मनी भाषा का शब्द है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पूर्ण आकार या समग्र आकृति, पूर्ण आकार या समग्र आकृति। इस पूर्ण आकार या समग्र आकृति के आधार पर ये स्थिति ये निकल के आती है कि इस सिद्धांत के अनुसार, अंतर्दृष्टि और सूझबूझ के सिद्धांत के अनुसार, अधिगमकर्ता विषय वस्तु को, अधिगमकर्ता विषय वस्तु को सर्वप्रथम
पूर्ण रूप से देखता है, सर्वप्रथम पूर्ण रूप से देखता है तथा उसके बाद छोटे छोटे भागों में विभाजित करता है। छोटे छोटे भागों में क्या करता है? विभाजित करता है। एक गेस्टाल्टवादी एक विचारधारा थी जिसका जन्म जर्मनी में हुआ था, 1920 ईस्वी में हुआ था। और इस विचारधारा के संबंधित 3 मनोवैज्ञानिक थे, एक वर्दीमर, दूसरा कोफका और तीसरा कोहलर। इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहलाया और स्वयं क्या कहलाए? स्वयं गेस्टाल्टवादी कहलाए। गेस्टाल्टवादी जर्मन भाषा का शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पूर्ण आकार अर्थात समग्र आकृति। अंतर्दृष्टि सूझबूझ का सिद्धांत क्या? गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता सर्वप्रथम क्या करता है? किसी भी विषय वस्तु को पूर्ण रूप से देखता है। क्या करता है? पूर्ण रूप से देखता है और पूर्ण रूप से देखने के बाद में उसका छोटे छोटे भागों में विभाजन करता है। इसका मतलब अंतर्दृष्टि और सूझबूझ का सिद्धांत है ये पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित माना जाता है। शिक्षण सूत्र पर आधारित माना जाता है, आधारित माना जाता है। ठीक है, कि इस सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता विषय वस्तु को सर्वप्रथम क्या करता है? पूर्ण रूप से देखता है, यानी विषय वस्तु का सर्वप्रथम पूर्ण रूप से ज्ञान करता है और पूर्ण रूप से देखने के बाद में उसके छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। जैसे मान सकते हैं कि कक्षा में हिंदी विषय की पुस्तक है और हिंदी विषय के साथ में यानी पूरे पाठ्यक्रम की, जैसे 10वीं कक्षा का जो पाठ्यक्रम है, ये 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले बालक जब 10वीं कक्षा की बात सुनता है तो बात सुनने के बाद में 10वीं कक्षा के बारे में सुनता है, तो 10वीं कक्षा का सबसे पहले पाठ्यक्रम क्या है, उस पाठ्यक्रम को वो संपूर्ण रूप से देखता है। क्या करता है? संपूर्ण रूप से देखता है और देखने के बाद में क्या करता है कि उसमें सब्जेक्ट कौन से, हिंदी है, अंग्रेजी है, या फिर मैथ है, या फिर संस्कृत है, या फिर एसएसटी है, इस आधार पर क्या करता है फिर वो इसको अलग अलग भागों में बांट लेता है और अलग अलग भागों में बांट कर क्या करता है एक एक विषय वस्तु का वो अध्ययन करने लग जाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार यानी गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता विषय वस्तु को सर्वप्रथम पूर्ण रूप से देखता है और पूर्ण रूप से देखने के बाद में क्या करता है उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया गेस्टाल्टवाद। अब हम बात करते हैं कि अंतर्दृष्टि या फिर सूझबूझ क्या होती है। अंतर्दृष्टि या फिर ये सूझबूझ क्या होती है? इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। अंतर्दृष्टि एवं सूझबूझ क्या होती है? अंतर्दृष्टि एवं ये सूझबूझ यह एक मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? यह एक मानसिक प्रक्रिया है। अंतर्दृष्टि एवं सूझबूझ कैसी प्रक्रिया है? यह एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी दिमाग में चलने वाली प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। और इस मानसिक प्रक्रिया में अधिगमकर्ता समस्या के प्रति अचानक से विकसित करता है। अचानक से क्या करता है? विकसित करता है। ठीक है, अंतर्दृष्टि और सूझबूझ की बात करें तो अंतर्दृष्टि और सूझबूझ कैसी प्रक्रिया है? ये एक मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? ये एक मानसिक प्रक्रिया है और जिसके द्वारा समस्या का हल अचानक एकाएक मस्तिष्क में आ जाता है, यानी अधिगमकर्ता क्या करता है? समस्या के प्रति अचानक से अपनी सूझबूझ का विकास कर लेता है। एक व्यक्ति की जब सूझबूझ विकसित होती है, सूझबूझ विकसित होने से पहले उसको 5 चरणों से या 5 परिस्थितियों से गुजरना
पड़ता है कि जब बालक की सूझबूझ विकसित होती है, सूझबूझ विकसित होने से पहले उसको 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। कितने चरणों से गुजरना पड़ता है? 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, एक बार फिर से बात करते हैं कि अंतर्दृष्टि एवं सूझबूझ क्या है। अंतर्दृष्टि एवं सूझबूझ एक मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया, दिमाग में उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है। जब ये दिमाग में उत्पन्न कैसे होती है कि बालक के सामने कोई विषय वस्तु रख दी जाती है या फिर कोई समस्या रख दी जाती है, बालक क्या करता है? वो समस्या का समाधान करता है और समस्या का समाधान करने के लिए जो सूझबूझ है और जो अंतर्दृष्टि है, ये बालक के आंतरिक मस्तिष्क में अचानक से विकसित हो जाती है, अपने आप ही विकसित हो जाती है। और अपने आप विकसित होने के तुरंत बाद में बालक क्या कर लेता है? उस समस्या का समाधान कर लेता है। लेकिन जब तक ये अंतर्दृष्टि या सूझबूझ विकसित होती है, उस बालक को 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। कितने चरणों से? 5 चरणों से गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला लक्ष्य का निर्धारण है। लक्ष्य का निर्धारण है। दूसरा है बाधा, तीसरा है तनाव, चौथा है संगठन और पांचवा है पुनः संगठन। पांचवा है पुनः संगठन। कि जब बालक समस्या का समाधान करने लगता है तो समस्या का समाधान करता है, तब उसको कितने चरणों से? 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। 5 में सबसे पहला चरण है लक्ष्य का निर्धारण। कि बालक समस्या का समाधान करता है तो समस्या का समाधान करने के लिए बालक के सामने सबसे पहले क्या होना चाहिए? कोई लक्ष्य होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए, या फिर किसी न किसी प्रकार का कोई उद्दीपक होना चाहिए। बालक के सामने लक्ष्य और अनेक प्रकार के लक्ष्य उद्देश्य होते हैं, उनमें से बालक किसी एक लक्ष्य का निर्धारण करता है। क्या करता है? एक लक्ष्य का निर्धारण करता है। जैसे रिट की एग्जाम है, सेकंड ग्रेड की एग्जाम है और फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है, ये तीनों एक बालक के लक्ष्य है। लेकिन बालक तीनों में से कौन सी वैकेंसी आई हुई है, कौन सी एग्जाम की विज्ञप्ति जारी की गई है? सबसे पहले इन तीनों में से किसी एक लक्ष्य का चयन करता है। क्या करता है? एक लक्ष्य का चयन करता है। जब इनमें से माना कि रिट का चयन कर लिया और रिट का चयन करने के बाद में अब वो रिट जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य तक पहुंचने का कार्य करे, अर्थात गति करे, सीख रहे। लेकिन जब वो लक्ष्य की ओर शुरू होता है तो लक्ष्य निर्धारित होने के बाद, लक्ष्य निर्धारित होने के बाद में उस बालक के सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आती है। बालक के सामने क्या आती है? अनेक प्रकार की बाधाएं आती है। ये बाधाएं उसे एग्जाम के पाठ्यक्रम को लेकर भी हो सकती है, या फिर कोचिंग को लेकर भी हो सकती है, या फिर स्वयं की IQ एकदम कम है और याद नहीं हो रहा है, उस परिस्थिति को लेकर भी हो सकती है। तो अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है। लेकिन बालक उस बाधाओं से घबराता नहीं है, धीरे धीरे उन बाधाओं को पार कर लेता है। लेकिन जब वो पार करने की कोशिश करता है तो वो तनाव से गुजरता है। किससे गुजरता है? तनाव से गुजरता है। और तनाव कब उत्पन्न होता है? कि जब लक्ष्य जितना महत्वपूर्ण होगा, लक्ष्य जितना महत्वपूर्ण होगा, तनाव उतना ही अधिक होगा। लक्ष्य जितना महत्वपूर्ण होगा, तनाव उतना ही अधिक होगा। कि लक्ष्य इस बात को तय करेगा कि कोई भी बालक इस बात को सोचकर पूरी तरह से उठ खड़ा होता है कि मेरे को पहली बार में रिट की एग्जाम पास करनी है और रिट की एग्जाम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, कि मैं रिट की एग्जाम को छोड़कर अन्य एग्जाम में पास नहीं हो सकता, इसलिए मैं रिट की अच्छी तैयारी कर सकता हूँ और मैं रिट की एग्जाम को पास कर सकता हूँ। रिट की एग्जाम उसके लिए यदि अधिक महत्वपूर्ण है तो रिट की तैयारी करने के लिए उसके दिमाग में तनाव की स्थिति है वो सर्वाधिक विकसित होगी। और ये तनाव क्या करता है? तनाव प्रत्येक सीकरण का संगठन करता है। तनाव का कारण ये प्रत्येक श्रीकरण, बालक जिस विषय वस्तु को देखता है उस प्रत्येक श्रीकरण करता है और प्रत्येक्षण करके जो ज्ञान प्राप्त करता है उस ज्ञान का संगठन बना देता है। और संगठन बनाने के बाद में
पुनः संगठन जब तक चलता रहता है जब बालक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेता है। कब तक चलता रहता है? पुनः संगठन है ये जब तक चलता रहता है तब तक बालक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेता है। जब लक्ष्य की प्राप्ति करता है, लक्ष्य प्राप्त होने से पहले इन सभी प्रकार की स्थितियों से बालक गुजरा है। इनका ध्यान बालक के मस्तिष्क में कैसा है? एकदम अचानक से आया है। कैसे आया है? अचानक से आया है। तो अंतर्दृष्टि और सूझबूझ एक मानसिक प्रक्रिया है और जिसमें अधिगमकर्ता समस्या के प्रति अचानक से सूझबूझ को विकसित करता है। क्या करता है? अचानक से सूझबूझ को विकसित करता है। और अंतर्दृष्टि सूझबूझ जब विकसित होती है उससे पहले विद्यार्थी को कितने चरणों से गुजरना पड़ता है? 5 चरणों से गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण है कि बालक के सामने एक से अधिक स्थितियां या फिर लक्ष्य होते हैं, उनमें से सबसे पहले वो एक लक्ष्य का चुनाव करता है। लक्ष्य का चुनाव करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो सीखने की कोशिश करता है। तो उसके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आती है, पाठ्यक्रम को लेकर, विषय वस्तु को लेकर, एग्जाम को लेकर, एग्जाम आगे पीछे होने की परिस्थिति को लेकर अनेक प्रकार की बाधाएं आती है, लेकिन वो उन बाधाओं से घबराता नहीं है, उन बाधाओं को पार कर लेता है। बाधा आती है तब उस मस्तिष्क में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। तनाव कब सर्वाधिक होता है? जब लक्ष्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है और हम ये धारण कर लेते हैं कि इसी एग्जाम में मेरे को सिलेक्शन करवाना ही है, आगे एग्जाम मेरे को देने ही नहीं है। तो लक्ष्य जितना महत्वपूर्ण होगा तनाव उतना ही अधिक होगा। और ये तनाव क्या करता है? प्रत्येक शिक्षण जिस ज्ञान का किया है उसका संगठन बनाता है। और पुनः संगठन की प्रक्रिया जब तक चलती रहती है जब तक व्यक्ति लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेता है। तो एक बार फिर से बात करते हैं, अंतर्दृष्टि और सूझबूझ का सिद्धांत इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग है, वो किसके द्वारा दिया गया? वर्दीमर, कोफका और कोलर के द्वारा दिया गया। इनका सहयोगी किसको माना गया? सहयोगी कुर्टलेवन को माना गया। अन्य नाम की बात करें तो इसको गेस्टाल्टवादी यानी गेस्टाल्ट सिद्धांत, समग्रतावादी सिद्धांत एवं अवयववादी सिद्धांत कहते हैं। गेस्टाल्ट है क्या चीज? गेस्टाल्टवाद एक जर्मनी की विचारधारा है जिसका उदय जर्मनी में कब हुआ? 1920 ईस्वी में हुआ। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पूर्ण आकार या समग्र आकृति। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार, गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता सबसे पहले क्या करता है? किसी भी विषय वस्तु को संपूर्ण रूप से देखता है और संपूर्ण रूप से देखने के बाद में उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करता है। अतः ये गेस्टाल्ट सिद्धांत ये पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। किससे? पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। और आंशिक क्रियाओं का नियम है जो थोंडाई के द्वारा दिया गया था वो अंश से पूर्ण की ओर आधारित है। तो थोंडाई का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। और कोलर का अंतर्दृष्टि सूझबूझ का सिद्धांत या फिर गेस्टाल्ट का सिद्धांत है ये पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। इसके बाद हम अंतर्दृष्टि एवं सूझबूझ की बात करते हैं। तो अंतर्दृष्टि एवं सूझबूझ एक मानसिक प्रक्रिया है। कैसे प्रक्रिया? एक बालक के मस्तिष्क में चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात बालक के सामने किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो बालक सर्वप्रथम क्या करता है? बालक के सामने कोई समस्या आती है, समस्या का समाधान और वो अंतर्दृष्टि बालक के मस्तिष्क में अचानक से विकसित होती है। और अचानक से जब विकसित होती है उससे पहले बालक को कितने चरणों से गुजरना पड़ता है? 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। उसके लिए सबसे पहले बालक के सामने एक से अधिक लक्ष्य होते हैं, उनमें से एक लक्ष्य का क्या करना पड़ता है? बालक निर्धारण करता है। एक लक्ष्य का निर्धारण करके उसको सीखने की कोशिश करता है, गति प्रदान करता है, अधिगम करता है। उसके सामने अनेक बाधाएं आती है, बाधाओं से घबराता नहीं, धीरे धीरे बाधाओं को पार कर लेता है। लेकिन जब बाधाओं को पार करता है तब उसके मस्तिष्क में तनाव उत्पन्न होता है। तनाव कब सर्वाधिक होता है? जब लक्ष्य एकदम इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, तब तनाव उतना ही अधिक होता है। तनाव किसको उत्पन्न करता है? तनाव के कारण वो विषय वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करता है और वो ज्ञान का संगठन कर लेता है। और फिर पुनः संगठन की प्रक्रिया जब तक चलती रहती है तब तक बालक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेता है। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करते हैं सिद्धांत की मान्यता। इस सिद्धांत के बारे में क्या क्या मान्यताएं हैं? इस सिद्धांत की मान्यताएं, अंतर्दृष्टि और सूझबूझ सिद्धांत की मान्यताएं। मान्यताओं की बात करें तो सबसे पहले इसकी सबसे पहली मान्यता है कि सर्वप्रथम
1912 ईस्वी में, कब? सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में मैक्स वर्दीमर ने, किसने? मैक्स वर्दीमर या वर्दाइमर, मैक्स वर्दीमर ने अंतर्दृष्टि एवं सूझ के सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया। ठीक है। अंतर्दृष्टि और सूझबूझ सिद्धांत की पहली मान्यता क्या है कि सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में, कब? 1912 ईस्वी में मैक्स वर्दीमर ने, किसने? मैक्स वर्दीमर ने सर्वप्रथम अंतर्दृष्टि और सूझबूझ का सिद्धांत था, इस सिद्धांत का क्या किया? प्रस्तुतिकरण किया। इसके बाद में 1924 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में कुर्तकोफ का, 1924 ईस्वी में कुर्तकोफका की पुस्तक, 1924 ईस्वी में कुर्तकोफका की पुस्तक द ग्रोथ ऑफ द माइंड, कुर्तकोफका की पुस्तक द ग्रोथ ऑफ द माइंड एवं 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में कोलर की पुस्तक द मेंटेलिटी ऑफ एप्स, द मेंटेलिटी ऑफ एप्स के माध्यम से इस सिद्धांत को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? प्रसिद्धि प्राप्त हुई, यानी दुनिया के सामने 1925 ईस्वी में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया कि अंतर्दृष्टि और सूझबूझ के सिद्धांत की पहली मान्यता क्या है कि सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में, कब? सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में मैक्स वर्दाइमर ने क्या किया? इस सिद्धांत का, अंतर्दृष्टि एवं सूझबूझ के सिद्धांत का पहली बार प्रस्तुतिकरण किया। फिर में इसमें किसी प्रकार की कमियां वगैरह रह गई, अर्थात प्रस्तुतिकरण किया गया था, अभी प्रयोग वगैरह नहीं शुरू हुए थे। उसके बाद में 1924 ईस्वी में, कब? 1924 ईस्वी में कुर्तकोफका की एक पुस्तक जिसका नाम था द ग्रोथ ऑफ द माइंड। क्या नाम था? द ग्रोथ ऑफ द माइंड। और 1925 ईस्वी में कोलर की एक और पुस्तक जिसका नाम था द मेंटेलिटी ऑफ एप्स। क्या नाम था? द मेंटेलिटी ऑफ एप्स। इस पुस्तक के माध्यम से इस सिद्धांत को क्या मिली? प्रसिद्धि मिली। अर्थात 1925 ईस्वी में एक कोलर का सिद्धांत है दुनिया के सामने आया। तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो प्रतिपादन कब मान सकते हैं? इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो कब किया गया? 1925 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था। ठीक है। अंतर्दृष्टि और सूझबूझ के सिद्धांत के अंतर्गत इस कोलर का मानना था कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको हम देख कर सीख लेते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको हम देख कर सीख लेते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको हम करके सीख लेते हैं। ठीक है। कोलर ने इस बात को स्वीकार किया सर्वप्रथम कि कुछ कार्य तो ऐसे होते हैं जिनको हम देखकर सीखते हैं और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको हम करके सीख लेते हैं। कि समाज में लोगों से अनेक प्रकार की बातें सीखकर हम अपने चरित्र का निर्माण करते हैं, संस्कार वगैरह ग्रहण करते हैं। तो हम उन लोगों की गतिविधियों को देखकर सीखते हैं कि वो लोग अपने समाज की जो सीमा होती है उस सीमा तक ही कार्य करते हैं, सीमा के बाहर जाकर किसी भी प्रकार का जो अनैतिक कार्य होता है वो नहीं करते।
तो वो गतिविधि हम देख कर सीखते हैं। इसके अलावा कुछ कार्य होते हैं जैसे कक्षा कक्ष के जितने प्रकार के कार्य होते हैं, साइकिल चलाना, तैरना सीखना, नृत्य करना या फिर मानचित्र बनाना, चार्ट बनाना, सारणी बनाना, ये सारी गतिविधियां होती है, ये हम करके सीखते हैं। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको हमें बिल्कुल भी पता ही नहीं था, और ऐसे कार्यों को हम अचानक से सीख जाते हैं। क्या करते हैं? अचानक से सीख जाते हैं। उन कार्यों को सीखने के लिए हमारे किसका विकास होता है? उस कार्य को सीखने के लिए अंतर्दृष्टि एवं सूझबूझ का विकास होता है। ठीक है, तो जिन कार्यों को हम अचानक से सीख लेते हैं उन कार्यों में हमारी सूझबूझ एवं अंतर्दृष्टि काम करती है। कि कोलर का मानना है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको हम देख कर सीखते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको हम करके सीखते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको हम अपने आप सीख जाते हैं, अचानक से सीख जाते हैं। उन कार्यों में क्या काम करती है? हमारी अंतर्दृष्टि एवं सूझबूझ काम करती है। इस नियम के अनुसार कोलर ने अनुमान लगाया कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक दार्शनिक एवं साहित्यकार अपने सूझबूझ के कारण ही दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। कि महान वैज्ञानिक, दार्शनिक एवं जो साहित्यकार होते हैं, वो साहित्यकार अपने सूझबूझ एवं अंतर्दृष्टि के कारण क्या करते हैं? दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कोलर ने क्या किया कि कोलर को संज्ञानवादी विचारधारा का समर्थक माना गया है। किसका समर्थक? कोलर को संज्ञानवादी विचारधारा का समर्थक माना गया है। संज्ञानवादी जो विचारधारा है, ये संज्ञानवादी विचारधारा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत है, उस सिद्धांत से प्रभावित है। ये विचारधारा मानती है कि व्यक्ति जब सीखता है तो सीखने के लिए वातावरण भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात बालक की चूं-चूं आयु बढ़ती है, बढ़ती हुई आयु के साथ में बालक परिपक्व होता जाता है, कल्पना करके, चिंतन मनन करके, तर्क वितर्क करके वो समस्या का समाधान अपने आप कर ले जाता है। और यदि इस प्रकार से तर्क वितर्क करके, कल्पना करके, चिंतन मनन करके समस्या का समाधान करता है, तो उसमें क्या काम करती है? अंतर्दृष्टि एवं सूझबूझ काम करती है। तो कोलर ने व्यवहारवादियों का पूरी तरह से खंडन किया। कोलर का मानना था, कोलर ने थॉर्नडाइक का जो एसआर थ्योरी, पावलोव की सीआर थ्योरी और इसके अलावा स्किनर की जो आरएस थ्योरी है, इन आरएस थ्योरी का खंडन किया और खंडन करके निष्कर्ष निकाला कि जब बालक न तो एसआर से सीखता है, नई सीआर से सीखता है और नई आरएस से सीखता है, कि उसकी जब अंतर्दृष्टि विकसित होती है, क्या विकसित होती है? अंतर्दृष्टि विकसित होती है, तो वो अचानक से सीखता है। क्या करता है? अचानक से सीखता है। कि कोलर ने व्यवहारवादियों का खंडन किया। व्यवहारवादियों में थॉर्नडाइक का जो एसआर थ्योरी, पावलोव की सीआर थ्योरी और स्किनर की जो आरएस थ्योरी, इस थ्योरी का खंडन किया और खंडन करके निष्कर्ष निकाला कि बालक ने तो एसआर से सीखता है, न सीआर से सीखता है और नहीं वो आरएस से सीखता है। तो वो कैसे सीखता है? कि जब बालक की विषय वस्तु के प्रति अंतर्दृष्टि विकसित होती है, अंतर्दृष्टि विकसित होती है, तब वो अचानक से सीखता है। एक बार फिर से बात करते हैं कि अंतर्दृष्टि सूझबूझ सिद्धांत की मान्यता है। पहली मान्यता 1912 ईस्वी में मैक्स वर्दीमैन ने अंतर्दृष्टि और सूझबूझ के सिद्धांत का पहली बार प्रस्तुतिकरण किया। उसके बाद में 1924 ईस्वी में कोफ्का ने अपनी पुस्तक द ग्रोथ ऑफ द माइंड और कोलर ने अपनी पुस्तक 1925 में द मेंटेलिटी ऑफ द एप्स का प्रकाशन करवाया और इन दोनों पुस्तकों के माध्यम से सूझबूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को क्या मिली? प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अर्थात 1925 ईस्वी में यह सिद्धांत दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ। इस सिद्धांत के बारे में कोलर की मान्यता है कि कुछ कार्य तो ऐसे होते हैं जिनको हम देख कर सीखते हैं, कुछ कार्य होते हैं उनको हम सुनकर सीखते हैं, या फिर कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको हम करके सीखते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको हम अपने आप सीख जाते हैं। और जिन कार्यों को हम अपने आप सीखते हैं उन सारे कार्यों में क्या काम करती है? हमारे अंतर्दृष्टि एवं सूझबूझ काम करती है। तो इस आधार पर कोलर ने निष्कर्ष निकाला कि संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिक या फिर प्रसिद्ध दार्शनिक या साहित्यकार अपने सूझबूझ एवं अंतर्दृष्टि के कारण क्या करते हैं? दुनिया में प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कोलर ने
व्यवहारवादियों के सिद्धांतों का खंडन किया और खंडन करके निष्कर्ष निकाला कि एक बालक न तो आर एस से सीखता है, सॉरी न तो एस आर से सीखता है, न सी आर से सीखता है और न ही आर एस से सीखता है। बालक की जब सूझबूझ विकसित होती है तो सूझबूझ विकसित होने के साथ वो अपने आप सीख जाता है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी आप। अब हम बात करते हैं प्रयोग की। कोहलर ने प्रयोग किस जानवर पर किया? प्रयोग कोहलर के जो प्रयोग है, कोहलर के ये जो प्रयोग है 1913 ईस्वी से लेकर 1917 ईस्वी के बीच में शुरू हो गए थे। 1913 से 1917 अंतर्दृष्टि और सूझबूझ के सिद्धांत में जो प्रयोग थे ये सारे के सारे प्रयोग कोहलर के द्वारा किए गए और इनके सहयोगी वर्दीमर, कोफका और कुर्ट लेविन माने जाते हैं। जो गेस्टाल्टवादी विचारधारा के प्रयोग, ये प्रयोग 1913 से लेकर 1917 के बीच में शुरू हो गए थे और 1913 से लेकर 1917 के बीच में कोहलर ने जर्मनी के टेनेराइफ द्वीप पर, जर्मनी के टेनेराइफ द्वीप, ऐसे टेनेराइफ द्वीप पर सैकड़ों वनमानसों पर प्रयोग किए, यानी एक से अधिक, 100 से अधिक हो गए, सैकड़ों वनमानसों पर प्रयोग किए। प्रयोग किस पर किए? सैकड़ों वनमानसों पर प्रयोग किए, सैकड़ों वनमानसों पर क्या किए? प्रयोग किए। और इन्हें सैकड़ों वनमानसों पर जो प्रयोग किए, इनमें से एक सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, किस पर? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया गया प्रयोग है, वो प्रयोग एकदम से प्रसिद्ध हुआ। एक बार तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, देखो ठीक है, ठीक है। तो कोहलर ने जो अपने प्रयोग है वो 1913 से लेकर 1917 के बीच में टेनेराइफ द्वीप पर सैकड़ों वनमानसों पर प्रयोग किए और इन सैकड़ों वनमानसों पर जो प्रयोग किए, सारे प्रयोग में से एक सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया और सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया गया प्रयोग है, ये प्रयोग प्रसिद्ध हुआ। ये प्रयोग 1920 ईस्वी में जर्मनी में प्रतिस्थापित किया गया था। 1920 ईस्वी में कहां पर? जर्मनी में प्रतिस्थापित किया था। क्यों? क्योंकि गेस्टाल्टवादी विचारधारा का उदय जर्मनी में कब हुआ? 1920 ईस्वी में ही हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। उस विचारधारा से संबंधित 3 मनोवैज्ञानिक थे, वर्दीमर, कोफका और कोहलर। इन्होंने अपने प्रयोग किए और प्रयोग करके अपना जो प्रयोग है जर्मनी में 1920 ईस्वी में प्रस्तुत किया और 1925 ईस्वी में कोहलर का ये सिद्धांत है, ये प्रयोग है, दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया। तो अंतर्दृष्टि और सूझबूझ के संबंध में जितने प्रयोग है वो कोहलर ने 1913 से लेकर 1917 के बीच में किए। 1913 से लेकर 1917 के बीच में सारे प्रयोग है वो टेनेराइफ द्वीप पर सैकड़ों वनमानसों पर प्रयोग किए और उनमें से एक सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। ये प्रयोग सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ। इस प्रयोग का अपने सिद्धांत का जर्मनी में 1920 ईस्वी में प्रतिपादन किया और 1925 ईस्वी में अपने सिद्धांत को कहां पर? दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया। ऐसा स्वीकार करते हैं कि कोहलर ने अपने जीवन काल में 1913 से लेकर 1917 तक 4 प्रयोग किए। 4 प्रयोग किए, 4 में से 3 प्रयोग है, ये 3 प्रयोग है सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया और इन 4 में से जो एक प्रयोग है, ये एक प्रयोग 3 वर्षीय बालक पर किया। किस पर किया? 3 वर्षीय बालक पर किया। सबसे पहले हम पहले प्रयोग की बात करते हैं कि सुल्तान चिंपैंजी पर कोहलर ने 3 प्रयोग किए। सबसे पहले क्या किया कि सुल्तान चिंपैंजी और इसको पिंजरे में बंद कर दिया। सुल्तान चिंपैंजी पिंजरे में बंद, सुल्तान चिंपैंजी और पिंजरे में बंद। ठीक है, इस सुल्तान चिंपैंजी को क्या किया? पिंजरे में बंद कर दिया।
पिंजरे में बंद करने के बाद इस पिंजरे के बाहर रखे केले, बाहर रखे केले क्या किया, सुल्तान चिंपैंजी पर प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद में सुल्तान चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया, और बंद करने के बाद में पिंजरे के बाहर क्या रख दिए, पिंजरे के बाहर केले रख दिए, पिंजरे के बाहर केले रख दिए। ये केले पिंजरे से इतनी दूरी पर रखे कि इस पिंजरे के बाहर से, इस पिंजरे के अंदर से ये सुल्तान चिंपैंजी अपना हाथ बाहर निकाले, हाथ बाहर निकालने पर ये हाथ केलों तक नहीं पहुंच पा रहा था, हाथ केलों तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो कॉलर ने क्या किया, बाहर रखे केले, और केले रखने के बाद में इन पिंजरे के बाहर एक छड़ी रख दी, क्या रख दी, एक छड़ी रख दी कि ये सुल्तान चिंपैंजी इस छड़ी को पकड़कर क्या कर सकता है, इस छड़ी केलों के पास में पहुंच जाती है, और छड़ी के माध्यम से केले अपने पास में ला सकता है, और क्या कर सकता है, भोजन कर सकता है। तो पिंजरे में बंद बाहर रखे केले, सुल्तान चिंपैंजी ने सूझ का प्रयोग किया, सूझबूझ का प्रयोग, सूझबूझ का प्रयोग, सूझबूझ का प्रयोग किया, सूझबूझ का प्रयोग, और एक छड़ी के माध्यम से, एक छड़ी के माध्यम से केले प्राप्त किए, केले प्राप्त किए। ठीक है, पहला जो प्रयोग किया उसमें सुल्तान चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया, पिंजरे में बंद करने के बाद पिंजरे के बाहर क्या रख दिए, केले रख दिए, केले इतनी दूरी पर रख दिए कि चिंपैंजी का हाथ इन केलों के पास तक नहीं पहुंच पाता है। तब क्या किया, पिंजरे के बाहर कॉलर ने एक छड़ी रख दी, क्या कर दी, एक छड़ी रख दी। छड़ी के प्रति जब पिंजरे में बंद था चिंपैंजी, भूख लगी, भूख लगने के कारण सूझबूझ विकसित होती है, क्या विकसित होती है, सूझबूझ विकसित होती है कि हाथ तो पहुंच नहीं पा रहा है, सूझबूझ विकसित होती है, और सूझबूझ विकसित होने के बाद में चिंपैंजी छड़ी का प्रयोग करता है, और एक छड़ी के माध्यम से क्या कर लेता है, केले प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार जो पहला प्रयोग था, पहला प्रयोग कॉलर का सुल्तान चिंपैंजी पर सफल हो गया। तो फिर चिंपैंजी पर दूसरा प्रयोग किया, सुल्तान चिंपैंजी और पिंजरे में बंद, सुल्तान चिंपैंजी पिंजरे में बंद, सुल्तान चिंपैंजी पिंजरे में बंद, बाहर रखे केले, बाहर रखे केले, सूझबूझ का प्रयोग, सूझबूझ का प्रयोग, सूझबूझ का प्रयोग एवं दो छड़ियों के माध्यम से, दो छड़ियों के माध्यम से, दो छड़ियों के माध्यम से केले प्राप्त कर लिए, केले प्राप्त कर लिए। ठीक है, एक छड़ी के माध्यम से जब कॉलर का प्रयोग सिद्ध हो गया, तो सिद्ध होने के बाद में दूसरी बार क्या किया, सुल्तान चिंपैंजी को दूसरी बार पिंजरे में बंद कर दिया, दूसरी बार भी क्या किया, इस सुल्तान चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे में बंद करने के बाद में बाहर केले रख दिए, बाहर रखे केले, और केले रखने के बाद में आज क्या किया, आज कॉलर ने पिंजरे के बाद में दो छड़ियां रख दी, क्या कर दी, दो छड़ियां रख दी। दो छड़ियां इस प्रकार के रख दी कि जब इस सुल्तान चिंपैंजी को भूख लगी, भूख लगने के बाद में सबसे पहले हाथ निकाला, हाथ निकालने के कारण ये केले इतने दूरी पर रखे हुए थे कि सुल्तान चिंपैंजी केलों को प्राप्त नहीं कर पाया, तो पिछली बार की तरह सूझबूझ विकसित हुई और एक छड़ी का प्रयोग किया, लेकिन एक छड़ी भी इन केलों के पास तक नहीं पहुंच पा रही थी। ठीक है, नहीं पहुंच पा रही थी, तब क्या होता है, फिर दोबारा सूझबूझ विकसित होती है, और ये दोनों छड़ियां एकदम इस प्रकार से थी कि जिस प्रकार से ये मार्कर है और ये मार्कर के दो अलग अलग हिस्से, और इन दोनों हिस्सों को यदि एक साथ ऐसे करके जोड़ दिया जाए तो दोनों एक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं।
ठीक इसी प्रकार ये जो दोनों छड़ियां रखी थी ये भी इसी आधार की थी कि एक छड़ी को दूसरी छड़ी के साथ में यदि इस प्रकार से जोड़ा जाए तो ये आसानी के साथ में जुड़ जाएगी, और यदि ये दोनों छड़ियां आपस में जुड़ जाती है, जुड़ने के बाद में ये कहां तक पहुंच जाती है, ये इन केलों के पास तक पहुंच जाती है। तो सुल्तान चिंपैंजी पिंजरे में बंद बाहर रखे केले सूझबूझ का प्रयोग और दो छड़ियों के माध्यम से चिंपैंजी ने क्या कर लिया, दोनों छड़ियों को आपस में इस आधार पर जोड़ लिया और जोड़ने के बाद में केले प्राप्त कर लिए। तो इस आधार पर कॉलर का सुल्तान चिंपैंजी का जो दूसरा प्रयोग था वो दूसरा प्रयोग भी एकदम सिद्ध हो गया। ठीक है, इसके बाद में सुल्तान चिंपैंजी पर तीसरा प्रयोग किया। सुल्तान चिंपैंजी और सुल्तान चिंपैंजी आज कमरे में बंद है। आज किसने बंद किया, कमरे में बंद कर दिया। सुल्तान चिंपैंजी कमरे में बंद, छत पर लटके केले, छत पर लटके केले, सूझबूझ का प्रयोग, सूझबूझ का प्रयोग, सूझबूझ का प्रयोग और बॉक्स पर चढ़कर, बॉक्स पर चढ़कर केले प्राप्त किए, केले प्राप्त कर लिए। जब दो बार पिंजरे में सुल्तान चिंपैंजी को बंद किया, बंद करने के बाद में तीसरा जो प्रयोग है सुल्तान चिंपैंजी पर क्या किया, पिंजरे को हटाकर सुल्तान चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर दिया। क्या कर दिया, सुल्तान चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर दिया। जैसे सुल्तान चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर दिया, इस प्रकार का कमरा था और इस प्रकार के कमरे में सुल्तान चिंपैंजी को बंद कर दिया। बंद करने के बाद में इस कमरे की जो ऊंचाई थी, इस कमरे की ऊंचाई पर क्या किया, इस कमरे की ऊंचाई पर केले लटका दिए। कमरे की ऊंचाई पर क्या किए, इस कमरे की ऊंचाई पर कमरे की जो छत थी, इस छत पर सुल्तान चिंपैंजी ने केले लटका दिए। और ये केले इतने ऊंचाई पर लटकाए हुए थे कि सुल्तान चिंपैंजी जब कमरे में उछल कूद करता है, क्या करता है, कमरे में उछल कूद करता है, उछल कूद करने के कारण ये सीधा इस केलों के पास में नहीं पहुंच पाता है। तब कॉलर ने क्या किया, कॉलर ने इस कमरे के अंदर छोटे बड़े बॉक्स रख दिए। क्या कर दिए, ये छोटे बड़े, एक छोटा, ये एक उससे बड़ा और एक उससे छोटा, इस प्रकार के बॉक्स रख दिए। क्या कर दी, बॉक्स रख दिए। ये बॉक्स रख दिए। बॉक्स रखने के बाद में फिर से सूझबूझ विकसित होती है। क्या होती है, सूझबूझ विकसित होती है। तब सुल्तान चिंपैंजी ने क्या किया कि एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखना शुरू कर दिया। एक बॉक्स को यहाँ से उठाया और यहाँ से उठाने के बाद में कहाँ पर रख दिया, इस दूसरे वाले बॉक्स पर रख दिया। फिर इस एक और बॉक्स को उठाया और बॉक्स को उठाने के बाद में इसको भी कहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया। ठीक है, और फिर इस बॉक्स पर चढ़कर सुल्तान चिंपैंजी ने आसानी के साथ में क्या कर दिए, केले प्राप्त कर लिए। तो कॉलर ने सुल्तान चिंपैंजी पर 3 प्रकार के प्रयोग किए। एक बार फिर से बात करते हैं इस कॉलर के जो प्रयोग है, कॉलर ने अपने प्रयोग 1913 से लेकर 1917 के बीच में किए। 1913 से लेकर 1917 के बीच में सारे प्रयोग इस टेनेराइट द्वीप पर किए। टेनेराइट द्वीप पर सैकड़ों वनमानुषों पर प्रयोग किए और इन सैकड़ों वनमानुषों पर एक सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया गया प्रयोग प्रसिद्ध हुआ। यह प्रयोग 1920 ईस्वी में दुनिया के एक प्रयोग 1920 ईस्वी में जर्मनी में प्रतिपादित किया गया था और 1925 ईस्वी में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। कॉलर ने 1913 से लेकर 1917 तक 4 प्रयोग किए, जिसमें से 3 प्रयोग सुल्तान चिंपैंजी पर किया और एक चौथा जो प्रयोग है वो एक 3 वर्षीय बालक पर किया। किस पर किया, 3 वर्षीय बालक पर किया। सुल्तान चिंपैंजी पर जो 3 प्रयोग के तीनों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया कि सुल्तान चिंपैंजी पिंजरे में बंद बाहर रखे केले सूझबूझ का प्रयोग और एक छड़ी के माध्यम से केले प्राप्त कर लिए। सुल्तान चिंपैंजी को कमरे में बंद कर दिया, सॉरी पिंजरे में बंद कर दिया। बंद करने के बाद पिंजरे के बाहर केले रख दिए। केले इतनी दूरी पर रख दिए कि चिंपैंजी जब अपना हाथ पिंजरे के बाहर निकालता है हाथ केलों तक नहीं पहुंच पाता है। तो कॉलर ने सबसे पहले प्रयोग में एक छड़ी रख दी। क्या की, एक छड़ी रख दी। सूझबूझ विकसित होती है, एक छड़ी के माध्यम से केले प्राप्त कर ली।
दूसरा प्रयोग किया, उससे थोड़ा सा अलग किया। सुल्तान चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया, बाहर केले रख दिए, केले रखने के बाद में 2 छड़ियां रख दी। सुल्तान चिंपैंजी सबसे पहले एक हाथ का प्रयोग करता है, केलों तक नहीं पहुंच पाता, तब एक दूसरी छड़ी का प्रयोग करता है। एक छड़ी का प्रयोग करता है तो एक छड़ी भी केलों के पास में नहीं पहुंच पाती। फिर सूझबूझ विकसित होती है। कोलन जो छड़ी इस आधार पर रखी थी कि जिस प्रकार से मार्कर है और इस मार्कर को इसे आसानी के साथ में जोड़ा जा सकता है, एक उसी प्रकार ये दोनों छड़ियां थी। सूझबूझ विकसित होती है और सूझबूझ विकसित होने के बाद में 2 छड़ियों के माध्यम से सुल्तान चिंपैंजी ने क्या किए, केले प्राप्त कर लिए। तीसरा प्रयोग किया, सुल्तान चिंपैंजी को कमरे में बंद कर दिया, छत पर केले लटका दिए, सूझबूझ का प्रयोग किया और सूझबूझ का प्रयोग करने के बाद में बॉक्स के माध्यम से केले प्राप्त कर लिए। ये सुल्तान चिंपैंजी को कमरे में बंद किया, कमरे में बंद करने के बाद में कमरे की छत पर केले लटकाए, केले लटकाने के बाद में बॉक्स रख दिए, बड़ा फिर छोटा और फिर छोटा। जब कमरे में सुल्तान चिंपैंजी ने उछल कूद की तो केलों तक नहीं पहुंच पाया, तब क्या होती है, सूझबूझ विकसित होती है। और सूझबूझ विकसित होने के बाद में एक बॉक्स को उसके ऊपर रखता है और ऊपर रखकर एक के बाद में एक बॉक्स रखता है और फिर अंत में बॉक्स के माध्यम से क्या प्राप्त कर लेता है, केले प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, तो कोलन ने अपने कुल 4 प्रयोग किए, 4 में से तो 3 प्रयोग है वो तो किस पर किए, 3 प्रयोग सुल्तान अहमद चिंपैंजी पर किए और एक चौथा जो प्रयोग था वो चौथा प्रयोग एक 3 वर्षीय बालक पर किया। किस पर किया, 3 वर्षीय बालक पर किया, 3 वर्ष के बालक पर किया और 3 वर्ष के बालक पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला। 3 वर्ष के बालक पर प्रयोग किया और प्रयोग करके कोलन ने निष्कर्ष निकाला कि बालक की समस्या के प्रति, बालक की समस्या के प्रति प्रत्यक्षीकरण, समस्या के प्रति प्रत्यक्षीकरण जितने अधिक दृष्टिकोण, जितने अधिक दृष्टिकोण से करता है सूझबूझ उतनी ही अधिक विकसित होती है, उतनी ही अधिक विकसित होती है। कि कोलन ने अपना जो चौथा प्रयोग है वह चौथा प्रयोग 3 वर्षीय बालक पर किया। किस पर प्रयोग किया, 3 वर्ष का एक बालक था, उस बालक पर प्रयोग किया और बालक पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि बालक के सामने कोई भी समस्या होती है, उस समस्या के प्रति जो प्रत्यक्षीकरण होते हैं, यानी ध्यान केंद्रित करने की योग्यता, उस विषय वस्तु का अच्छी तरह से देखना, प्रत्यक्षीकरण जितने अधिक दृष्टिकोण से करता है। दृष्टिकोण के बारे में हमने पहले पढ़ा भी था कि दृष्टिकोण को दूसरा अर्थ नजरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूसरा अर्थ होता है वो क्या होता है, नजरिया होता है कि विषय वस्तु के प्रति बालक का नजरिया कैसा है। प्रत्यक्षीकरण जितने अधिक दृष्टिकोण से करता है उतने ही अधिक सूझबूझ विकसित होती है। अर्थात बालक सर्वप्रथम उस विषय वस्तु को जितना ध्यान लगा कर देखता है, क्या करता है, जितने ध्यान से देखता है उतनी अधिक सूझबूझ विकसित होती है। इस प्रकार के जो प्रयोग है, कोलन ने जो प्रयोग किया, इस प्रकार का एक प्रयोग 1945 ईस्वी में, तब 1945 ईस्वी में H.G. ब्रिज ने किया। किसने किया, H.G. ब्रिज ने किया। कोलन ने अंतर्दृष्टि और सूझबूझ का प्रयोग किया। इस प्रकार का एक प्रयोग 1945 ईस्वी में, कब, 1945 ईस्वी में H.G. ब्रिज के द्वारा किया गया और ब्रिज ने इस प्रकार का प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि अंतर्दृष्टि एवं सूझबूझ पर
अंतर्दृष्टि एवं सूझबूझ पर, अंतर्दृष्टि एवं सूझबूझ पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव है, पूर्व अनुभवों का प्रभाव होता है, पूर्व अनुभवों का क्या होता है, प्रभाव होता है। कि चौथा प्रयोग है, कॉलर ने एक बालक पर किया, बालक पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि बालक के सामने कोई विषय वस्तु रख दी जाती है या फिर बालक के सामने कोई समस्या रख दी जाती है। बालक उस विषय वस्तु या समस्या का प्रत्यक्षीकरण जितने अधिक या जितने अच्छे दृष्टिकोण नजरिए से करता है, अंतर्दृष्टि उतनी अधिक विकसित होती है। कि बालक किसी विषय वस्तु के प्रति किस आधार पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करता है, उस विषय वस्तु के प्रति जो अंतर्दृष्टि और सूझबूझ है वो उसी आधार पर विकसित होती है। इस प्रकार का एक प्रयोग किसके द्वारा किया गया, ये 1945 ईस्वी में एच.टी. ब्रिज के द्वारा किया गया और निष्कर्ष निकाला कि अंतर्दृष्टि एवं सूझबूझ पर पूर्व अनुभव का प्रभाव होता है। कि बालक अपने जीवन काल में पूर्व में जितने अनुभव अधिक प्राप्त करता है, अंतर्दृष्टि एवं सूझबूझ उतनी अधिक ही विकसित होती है। ये कौन समर्थन करता है, एच.टी. ब्रिज। अब एक फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया कि अंतर्दृष्टि और सूझबूझ के सिद्धांत को प्रभावित करने वाला निम्न में से कारक कौन सा नहीं है, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था कि अंतर्दृष्टि और सूझबूझ के सिद्धांत को प्रभावित करने वाला निम्न में से कारक कौन सा नहीं है, इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रभावित करने वाले। कॉलर ने 4 कारक माने, 4 में सबसे पहला प्रत्यक्षीकरण को ही माना है। सबसे पहला प्रत्यक्षीकरण, दूसरा बुद्धि, तीसरा अनुभव और चौथा है समस्या की रचना। समस्या की रचना। अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले 4 कारक माने गए। प्रश्न यही पूछा था कि अंतर्दृष्टि और सूझबूझ के सिद्धांत को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है, तो प्रत्यक्षीकरण दिया हुआ था, अनुभव दिया गया था, समस्या समाधान दिया हुआ था और चौथा विकल्प है वो अभिप्रेरणा दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, अभिप्रेरणा दिया हुआ था। तो अभिप्रेरणा विकल्प को क्या माना गया, गलत माना गया, क्योंकि सूझबूझ एवं अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले 4 ही कारक माने गए, जिसमें सबसे पहला प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण प्रभावित कैसे करता है कि बालक के सामने कोई समस्या या फिर विषय वस्तु रख दी जाती है। क्या कर दी जाती है, बालक के सामने कोई समस्या या फिर विषय वस्तु रख दी जाती है। यदि बालक उस विषय वस्तु का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता है, क्या नहीं कर पाता है, प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता है, तो सूझबूझ कभी भी विकसित नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक समस्या के प्रति यदि ध्यान केंद्रित करने की योग्यता का विकास नहीं कर पाता है, अर्थात प्रत्यक्षीकरण नहीं करता है, सूझबूझ कभी भी विकसित नहीं होती है। इसके अलावा सूझबूझ पर इस बुद्धि का भी प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है, बुद्धि का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सिद्धांत कहता है कि जो बालक सामान्य बुद्धि से भी नीचे होते हैं, मंद बुद्धि या फिर पिछड़े बुद्धि के बालक होते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन बालकों का जो IQ लेवल है वो एकदम से कम होता है, जिन बालकों का IQ लेवल कम होता है, वो बालक भी समस्या के प्रति अपना जो प्रत्यक्षीकरण है, समस्या के प्रति अपने सूझबूझ है उसका विकास नहीं कर सकते। या फिर बालक ने अपने जीवन काल में यदि अनुभव प्राप्त नहीं किए, बालक के जीवन में अनुभवों की कमी है, किसी भी विषय वस्तु के प्रति अनुभवों की कमी है, अनुभव नहीं प्राप्त किए। जैसे विज्ञान और साइंस का जो सब्जेक्ट है, विज्ञान और मैथ है, विज्ञान और गणित की बात करें तो ये 2 ऐसे सब्जेक्ट है, इन दोनों सब्जेक्टों से बालक हमेशा ही डरता है और इनसे हमेशा दूर दूर रहता है। जोड़ बाकी गुणा भाग तो करना उस बालक को आता है, लेकिन अचानक से कोई समीकरण हल करने के लिए दे दिया जाए या फिर जो प्रतिक्रिया होती है उसको बदलने की बात की जाए, तो अनुभव प्राप्त नहीं किए तो उस विषय वस्तु के प्रति सूझबूझ कभी भी विकसित नहीं होती। और यदि बालक को समस्या का समाधान करने के लिए बालक के आंतरिक मस्तिष्क में कल्पना शक्ति, चिंतन मनन की शक्ति, तर्क वितर्क की समस्या का यदि ये सारी शक्तियों का विकास नहीं हो पाता है तो भी सूझबूझ विकसित नहीं होती है।
तो इस आधार पर ये 4 कारक मानेंगे: प्रत्यक्षीकरण, बुद्धि, अनुभव और समस्या की रचना। समस्या की रचना हमेशा सरल से कठिन केवल शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है। तो बालकों के जब 4 कारक होते हैं, ये 4 कारक बालक की अंतर्दृष्टि को और सूझबूझ को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछा भी जा चुका है। तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करते हैं सिद्धांत के शैक्षिक महत्व की। शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत के क्या क्या महत्व है। शैक्षिक महत्व है, इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व है। यदि शैक्षिक महत्व की बात करें तो सिद्धांत का पहला जो शैक्षिक महत्व है कि सूझबूझ की बात करें तो सूझबूझ हमें कैसे जो कठिन विषय होते हैं उनके प्रति सूझबूझ का ज्यादा विकास होना जरूरी माना जाता है। तो ये सिद्धांत कठिन विषयों के लिए, कठिन विषय जैसे गणित एवं विज्ञान के लिए, गणित एवं विज्ञान विषय के लिए अधिक उपयोगी माना गया है। सूझबूझ की आवश्यकता कठिन विषयों के प्रति होती है। तो यह सिद्धांत कठिन विषय अर्थात गणित एवं विज्ञान विषय, गणित एवं विज्ञान विषय के लिए क्या माना गया है, एकदम से अधिक उपयोगी माना गया है। इसके साथ में यह सिद्धांत है, यह पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। किससे? पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। यह सिद्धांत कहता है कि अधिगमकर्ता सर्वप्रथम क्या करता है, किसी भी विषय वस्तु को पूर्ण रूप से देखता है और पूर्ण रूप से देखने के बाद में क्या करता है, फिर उनको छोटे छोटे भागों में विभाजित करता है। यह सिद्धांत मानता है कि छोटे बालक है, ठीक है, छोटे बालक जिनकी बुद्धि का विकास नहीं होता है, छोटे बालक जिनके बुद्धि का विकास नहीं होता है, वे बालक थोंडाई के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के माध्यम से सीखते हैं। लेकिन जिन बालकों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, जिन बालकों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, पूर्ण विकास हो जाता है, वे अंतर्दृष्टि एवं सूझबूझ के माध्यम से सीखते हैं। अंतर्दृष्टि एवं सूझबूझ के माध्यम से सीखते हैं, सूझबूझ के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। और इस प्रकार की अवस्था कब आती है, किशोरावस्था में, किशोरावस्था के अंतर्गत, यानी किशोर के छोटे बालक जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, वे बालक थोंडाई के प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से सीखते हैं। लेकिन किशोर जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, वे किस माध्यम से सीखते हैं, वे अंतर्दृष्टि एवं सूझबूझ के माध्यम से सीखते हैं। इसके बाद में सिद्धांत का एक और शैक्षिक महत्व है कि अध्यापक अर्थात शिक्षक, शिक्षक का दायित्व है, किसका दायित्व है, शिक्षक का दायित्व है कि वह बालकों को समस्या का पूर्ण ज्ञान करवाएं, समस्या का पूर्ण ज्ञान करवाएं। यदि समस्या अधूरी होगी तो सूझबूझ विकसित नहीं होगी, सूझबूझ विकसित नहीं होगी, सूझबूझ विकसित नहीं होगी,
ठीक है। तो पूर्ण आकार का समर्थन करता है, इसलिए शिक्षक का दायित्व है कि वह बालकों के सामने कोई भी समस्या आती है उस समस्या का सबसे पहले पूर्ण रूप से ज्ञान करवाए। यदि समस्या अधूरी होगी तो बालकों का सूझबूझ है वो कभी भी विकसित नहीं होगी। इसके अलावा और बात करें तो यह है सिद्धांत बालकों में तर्क वितरक कल्पना चिंतन मनन इत्यादि शक्तियों का विकास करता है। यह सिद्धांत बालकों में तर्क वितरक कल्पना शक्ति चिंतन मनन की शक्ति सबका क्या करता है, विकास करता है। इसके साथ में यह सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने का खंडन करता है, तथा सूझबूझ विकसित करता है, कि व्यवहारवादी जितने भी मनोवैज्ञानिक थे, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांतों के अंतर्गत यांत्रिक तरीके से सीखने का समर्थन किया है। तो ये सिद्धांत व्यवहारवाद का खंडन करता है, इसमें यांत्रिक तरीके से सीखने का भी क्या करता है, खंडन करता है, और बालकों की विषय वस्तु के प्रति सूझबूझ विकसित करता है। ठीक है। इसके अलावा अनुसंधान के क्षेत्र में यह सिद्धांत विशेष उपयोगी माना गया है। ठीक है। तो अनुसंधान के क्षेत्र में भी यह सिद्धांत विशेष उपयोगी माना गया है, क्योंकि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक दार्शनिक एवं साहित्यकार होते हैं। ये साहित्यकार इस आधार पर अपने सूझबूझ के कारण ही क्या करते हैं, संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो अनुसंधान के क्षेत्र में भी यह सिद्धांत विशेष उपयोगी माना जाता है। तो इस आधार पर यह सिद्धांत का शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है कि यह सिद्धांत कठिन विषयों के लिए विशेष उपयोगी है। कौन से अंश और शिक्षण सूत्र पर आधारित है। किशोर जिनकी बुद्धि का पूरा विकास हो जाता है उनके लिए विशेष उपयोगी है। शिक्षक का दायित्व है, इस सिद्धांत को मानने वाले शिक्षकों का दायित्व है कि वह बालकों को समस्या का पूरा ज्ञान करवाए। यदि समस्या आधी अधूरी होगी तो सूझबूझ कभी भी विकसित नहीं होगी। यह सिद्धांत बालकों में तर्क वितरक कल्पना शक्ति चिंतन मनन की शक्ति का क्या करता है, विकास करता है। यह यांत्रिक तरीके से सीखने का खंडन करता है और सूझबूझ का विकास करता है। और अनुसंधान के क्षेत्र में भी यह सिद्धांत विशेष उपयोगी माना जाता है। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, इस सिद्धांत में एकदम अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, एकदम ऑथेंटिक तथ्य मैंने आपको बताए। फिर भी किसी प्रकार की कोई कमी वगैरह रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले किसके पास पहुंचे, आप ही के पास पहुंचे। तो धन्यवाद दोस्तों।